नमस्कार। होम टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज पूरी तरह बदल चुकी है। और लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में टूटी हुई सड़कें, बिजली की कमी और अराजक माहौल और व्यापक व्यवस्था जैसी समस्याएं थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में प्रदेश की पहचान विकास के बजाय अन्य कारणों से होती थी। और मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और आज प्रदेश में वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी, बेहतर एयर कनेक्टिविटी और आधुनिक विकास परियोजना के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को विकास, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हल नहीं, प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी ये उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी में से एक जानी जा रही है। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। आज यूपी जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेस वे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। जो भी व्यक्ति गंगा एक्सप्रेस वे से चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में इसकी घोषणा की थी, कैबिनेट ने इसकी घोषणा की थी। आज जो भी इस एक्सप्रेसवे से चलता है, एक बार उसका एहसास होता है कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले सड़क और गड्ढे का पता नहीं लगता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, या अभी कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर के बीच में बने हुए लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है। ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बने हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बसपा ने तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और बसपा नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान, कथित गुटबाजी को लेकर पार्टी नेतृत्व का सवाल उठाया है। और शहजाद पूनावाला ने कहा है कि टीएमसी का मौजूदा संकट उसका आंतरिक मामला है, लेकिन पार्टी आप टुकड़ों के कांग्रेस बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को दूसरे पर धोस मरने के बजाय पार्टी के भीतर की वास्तविक स्थिति का सामना करना चाहिए।
बसपा नेता ने कहा है कि जब परिवारवाद और रिश्तेदारी का पार्टी संगठन से ऊपर रखा जाता है तो ऐसे हालत पैदा होते हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर भी टीएमसी के भीतर असंतोष और विभाजन दिखाई दे रहा है। पूनावाला ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अब राजनीतिक लड़ाई और असली टीएमसी बनम नकली टीएमसी भी बन चुकी है और उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत में बयानबाजी और तेज होने की असर है। टीएमसी का इंटरनल मैटर है और टीएमसी हम बन चुकी है टुकड़ों में कांग्रेस। ये एक पूरी तरह से इम्प्लोजन हो चुका है टीएमसी में और दूसरों पर दोष डालने से बेहतर होगा कि टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सच का सामना करें। अगर आप भतीजे को, परिवारवाद को पार्टी के ऊपर रखेंगे तो राज्यसभा एमपी भी क्विट करेंगे, विधानसभा में विधायक जो है वो भी ज्यादातर अलग हो गए और लोकसभा में भी यही हाल है और ये सभी लोग अपने आप को असली टीएमसी बता रहे हैं। तो रियल फाइट बन चुकी है असली टीएमसी वर्सेस नकली टीएमसी। अब आप परिवारवाद को बढ़ावा दो और परिवार को पार्टी के ऊपर रखो और फिर आपकी पार्टी टूट जाए या आपकी असली टीएमसी आपको आइसोलेट कर दे तो किसी और को दोष देने से क्या मिलेगा। यही चीज तो उद्धव सेना के साथ हुई, यही चीज एनसीपी शरद पवार के साथ हुई, यही चीज डीएमके के साथ हुई, आरजेडी के साथ हुई। जिन्होंने भी भरा परिवारवाद का दम, उनके पार्टी का खेला खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष होने पर बसपा नेताओं की ओर से उपलब्धियों को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पुंछ में बसपा नेता रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और रविंद्र रैना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में 12 वर्ष पूरे कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दावा किया है कि इन वर्षों में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक विकास का रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए हैं और रैना ने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बीआरओ की विभिन्न परियोजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का विकास की सुविधाएं पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और हर जरूरतमंद को उसका अधिकार देने की दिशा में काम हुआ है। आप इस वक्त बिल्कुल भाटा दुहिया टनल, जो एक काफी बड़ा टनल है जिसका काम थोड़े ही अरसा में कंप्लीट होने वाला है और ये इसी अरसा 12 साल के अंदर ही इसकी डेवलपमेंट, इस वाइडनिंग इस रोड की, जम्मू पुंछ रोड की शुरू हुई और ये टनल भी एक उसका पार्ट है। आज आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 ईयर्स, आप क्या कहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को देश के प्रधान सेवक के नाते 12 साल पूरे हुए हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी साहब ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वो सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सेवाएं देने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। इन 12 वर्षों में मोदी साहब ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के आखिरी कोना पुंछ के भाटा धूड़िया में खड़े हैं। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, जो कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन के तैयार हो रहा है। ये टनल, भाटा धूड़िया टनल, जो कि आम लोगों के लिए और साथ साथ देश की सुरक्षा तंत्र के लिए, हमारी सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टनल है। ये लगभग बन के अब तैयार हो रहा है। ये सब मोदी साहब की देन है।
यहां जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, रजौरी हो या सीमावर्ती इलाका पुंछ हो, बॉर्डर के इन एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बीआरओ के प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, जो गरीब जन कल्याण योजनाएं हैं, हर घर को, हर व्यक्ति को मोदी साहब ने उसका हक दिया है। देश के सेवादार के नाते मोदी साहब ने जो लाजवाब काम इन 12 सालों में किए हैं, उसी का नतीजा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक स्वर में हिंदुस्तान बोलता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये दिल से हिंदुस्तान बोलता है, क्योंकि मोदी साहब ने लाजवाब काम किए हैं। ये बॉर्डर का एलओसी का एरिया है, ये वही एरिया है यहां ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। यहां से हमारी सेनाओं ने दुश्मन के नापाक इरादों को निस्ते नाबूद किया था। और इन एरियाज में यहां सड़कें, नेशनल हाईवेज नहीं थे, आम लोगों को दुश्वारियां, परेशानियां थी, सेना की मूवमेंट में दिक्कत परेशानी आती थी। आज इतने बड़े ये टनल जो बनके तैयार हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लाजवाब काम है, गजब के काम है। इसलिए पूरा हिंदुस्तान मोदी साहब के लिए दुआएं कर रहा है। मोदी साहब के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी साहब के लिए दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और पूरा जम्मू कश्मीर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंज रहा है। थैंक यू। मानसून के मद्देनजर अयोध्या नगर निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। शहर में नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और अयोध्या के मेयर गिरिपति त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम पहले से ही नालों की सफाई का कार्य करा रहा है और कई स्थानों पर यह काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाओं की स्वयं निगरानी की जा रही है और नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है। और मेयर ने कहा है कि शहर के सभी क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नालों की सफाई में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। और नगर निगम का दावा है कि मानसून के दौरान नागरिकों को राहत देने और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यकताओं का कदम उठाए जा रहे हैं। चुकी है तो बारिश को देखते हुए जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए क्या तैयारी है, क्या कार्य योजना है? देखिए, हम लोगों ने अपने यहाँ जो नालों की सफाई को लेकर बहुत पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी, और बहुत से जगहों पर सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। आज मैं खुद भी गया था, चौक से लेके और राठ हवेली तक का जो हमारा नालों का रास्ता है, उन नालों के रास्तों के हम लोगों ने खुद ही जाँच करके हम लोग आए हैं। और सब जगह साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है ताकि कहीं पर जल भराव होने न पावे। नाले की सफाई मानसून की बरसात से पहले हम लोग कर लेते हैं ताकि उसमें पानी रोकने न पाए और जिससे जल भराव ना हो। तो हम लोगों ने इस बात के लिए पूरा प्रयास किया है कि अयोध्या में कहीं जल भराव ना होने पाए, और उस व्यवस्था को मैं स्वयं भी देख रहा हूँ, हमारी पूरी टीम देख। नाले की सफाई को लेकर कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जगह जगह जहाँ जो भी पारंपरिक ड्रेनेज है उसको साफ करके उससे पानी सुगमता पूर्वक निकल सके, इसका पूरा ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने तृणमूल कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पार्टी की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी अब टीएमसी छोड़ने का मन बना रहे हैं और कई लोग पार्टी में से दूरी बना रहे हैं। रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर विधायक और सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में पार्टी नेतृत्व के दौरान हुए कथित अत्याचारों और विवादों के कारण टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचा है। और हालांकि इन दावों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और लेकिन इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक बहस को एक बार फिर गरमा दिया है।
अब जिस तरीके से सांसद छोड़ रहे हैं, कल्याण बनर्जी ने भी कह दिया है कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, लेकिन अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो पार्टी या तो अभिषेक बनर्जी। ममता दीदी का तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से हार गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब साथ ही साथ उनके पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी उसको छोड़ने के लिए मन बना लिया और छोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर विधायक, बड़े पैमाने पर सांसद पार्टी को छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ता भी छोड़ रहे हैं। कल्याण बनर्जी साहब ने शर्त रखा है कि साहब मैं या मुझे रखें या अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को रखें। असल में टीएमसी का जब राज रहा पिछले 15 साल में, तो अभिषेक बनर्जी ने जो वो अत्याचार किया या जो रंगदारी की, जिसके वजह से पूरा टीएमसी की छवि खराब हो गई, पूरा टीएमसी बर्बाद हो गया। और ऐसे लोगों के हस्तक्षेप की वजह से सरकार वहां की बिल्कुल अनपॉपुलर हो गई और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कल्याण बनर्जी जैसे जो स्ट्रांग सिपाही थे ममता दीदी के, वो भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक है और उन्होंने ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा है कि बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत बनाने और विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में खेती किसानी में महिलाओं का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा और इससे और बढ़ाने के उपयोग पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहन देने और खेती को अधिक आकर्षक बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो मेरा नित्य कर्म है और जीवन का व्रत है। कल ब्रिक्स देशों के साथ भी ब्रिक्स वाटिका में सारे सदस्य देश और पार्टनर कंट्री एक साथ पौधारोपण करेंगे, क्योंकि पर्यावरण को अगर बचाना है तो वृक्षारोपण उसका सबसे सशक्त माध्यम है। मैं अपने सपनों के शहर इंदौर में ब्रिक्स देशों से पधारे हुए सदस्य देशों का भी और पार्टनर कंट्रीज का भी हृदय से स्वागत करता हूं। कल रात भी उन्होंने हमारी संगीत का आनंद लिया और बहुत पसंद किया और भारत का इंदौर का परंपरागत जो हमारा भोजन है वो उनको बहुत पसंद आया। आज से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का प्रारंभ हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बसपा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दिल्ली में बसपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गई है और उनकी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। और शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अब ना तो जनता और ना ही कार्यकर्ता ना ही संसद ममता बनर्जी के साथ है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कई विधायक पहले से ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। और बसपा नेता ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए और यहाँ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियाँ हुई जिनकी वजह से पार्टी के भीतर यहाँ स्थिति बनी। और बसपा के इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी बहस को तेज कर दिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस टिप्पणी पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अब जो लिस्ट सामने आ गई है और इन्होंने अपने ग्रुप बनाने की बात करी है, एक सेपरेट ग्रुप ममता बनर्जी से बनाएंगे और असली टीएमसी होने का दावा कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो लिस्ट बताई जा रही है अगर उस पर भरोसा किया जाए तो ये बात साफ है कि ममता बनर्जी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। जनता उनके साथ नहीं, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, अब सांसद भी उनके साथ नहीं, विधायक तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुके। आत्मचिंतन करना चाहिए ममता जी को, आखिर उनसे क्या भूल हुई जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। क्योंकि जनता को इतना परेशान किया, जिस तरह उनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो पब्लिक में जा नहीं सकते ममता जी का नाम लेके, क्योंकि इतना कट मनी पर स्क्वायर पर फीट पैसा वसूलना, कोई मकान बनाएगा तो उसमें पैसा वसूलना, इस तरह की गुंडागर्दी थी कि उसके खिलाफ जन आक्रोश भी है और वोट के जरिए भी उसका प्रकटीकरण हुआ। अब बड़ा ग्रुप जो है पार्लियामेंट में, फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर जुड़े रहूं भारत के साथ।